जब आप किसी को गाली देते हो ना, तब आप अपने पुण्य सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हो। थोड़े अपने पुण्य ट्रांसफर करने का मन मेरा भी कर रहा है। वुड यू बिलीव कि इस व्यक्ति के दोनों चैनल मिलाकर तकरीबन 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इन्हें अभी भारत सरकार की तरफ से क्रिएटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। पर अगर आप अधिकतर क्लिप्स इनकी उठाकर देखोगे तो आपको स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा, एक दो क्लिप्स को छोड़कर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रवि और मैं आपका ऑथेंटिक सोर्स हूँ फॉर ऑल द साइंस एंड टेक रिलेटेड स्टफ। तो आइए इंस्टा ज्ञान के इस चौथे एपिसोड को हम शुरू करते हैं, जहां हम डिबंक करते हैं इंस्टाग्राम की वायरल रील्स के पीछे के स्यूडो साइंस को। नंबर 1 पर आता है वायरलेस चेस्ट रिलीफ। छाती में ठंड से परेशान रहता है। हाथ दिखाओ, छाती दिखाओ, फांसी हटाओ गले में से, और ऊपर करो शर्ट, नीचे कर लो, लगाओ माइक, पूछ लो। अब ठीक है सर, है ठीक, मत टेको, जाओ आगे लगाओ। इनके सभी वीडियोस में एक ही तरह की स्क्रिप्ट होती है। कोई आता है कहता है मुझे सो एंड सो बीमारी है, वो कहते हैं हाँ जी मंत्र ये माइक को देखकर कुछ बोलो, एंड सेम चीजें होती हैं। आपके दोनों आंखों में मोतियाबिंद है? हाँ, दोनों में था, ये तो सही दिखाई दे रहा है। एक मोतियाबिंद हट गया, एक आंख ठीक हो गई आपकी। इससे भी कुछ दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं, कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस वाली ये वाली आंख रह गई आपकी? बाई वाली। ठीक है, आंखें बंद करो। चश्मा क्यों लगा रखा है जब दिखने लग गया तो? अब देखो कैसे लग रहे हैं, मैं देखने में ठीक लगता हूँ? ठीक है, अरे रुको भैया, आराम से करते। आंखें बंद करो, बंद रखना आंखें, मातेश्वरी बंद रखना आंखें। माइक लगाओ, बगलामुखी मैया की जय बुलवाओ, बंद करके। बगलामुखी मैया की जय। दोबारा बोलो, बगलामुखी मैया की जय। खोलो आंखें, देखो चारों तरफ, बोलो माइक पे, बगलामुखी मैया की जय। क्या हुआ? मेरी दोनों आंखें ठीक हो गई सर। बोलो बगलामुखी मैया की जय, बालाजी महाराज की जय। बैठ जाओ उधर पत्थर टेक के। मतलब कोई विश्वास भी करना चाहेगा तो कैसे इस चीज पर विश्वास करेगा, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा करें, वो कुछ तो एक्टिंग करें, बस सेम पैटर्न पे सब कुछ कर रहे हैं, तो इट्स रियली बैड। पर रियली बैड एक और चीज है जो है बाबा जी का मैथ्स। तो आप पढ़े लिखे हो? तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फर्स्ट माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस। बच्चे का जवाब बिल्कुल सही है, -53 जोड़ना है, घटाना नहीं है। यानी कि 70 प्लस करो, ब्रैकेट में -53 17 हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। 17 हो जाए, जोड़ना है, प्लस करना है, बाबा जी का कुछ अलग होगा। पता नहीं, आपने क्या बोला? माइनस कर दो। माइनस नहीं करना ना, बताओ कैसे होगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। खुद 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं और भक्तों से बोलते हैं कि मोह माया त्याग दो। खुद से मोह माया नहीं छूट रही है, पर दूसरों से बोल रहे हैं कि मोह माया छोड़ दो और सारा पैसा मुझे दान में दे दो। और इस तरह की बकवास यहाँ पर वो कर रहे हैं 70 और 17 वाली। साइंटिस्टों के हिसाब से ये दुनिया डायनासोर के युग से स्टार्ट हुई है और हम लोगों के हिसाब से कौन सही है? डार्विन का जन्म 1809 में हुआ और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। तो पहले कौन आया? सर तुलसीदास। और 8 लाख साल पुरानी रामायण हमारे पास मौजूद है। हम अपने धर्म ग्रंथों में विश्वास ना करके, अपने ऋषि मुनियों की संतान हम हैं ये विश्वास ना करके 200 साल पुराने आए डार्विन की बातों पर यकीन करते हैं। विडंबना तो ये है हमारे देश की कि हम विदेशी लोगों की बातों पर यकीन करते हैं जिनका कोई सिर पांव नहीं है। और हमारे ऋषि मुनि जो प्रमाण के साथ लिख गए, तुलसीदास जी वही हैं जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता के गए थे। असल में डार्विन ने डायनासोर फॉसिल्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, क्योंकि उनके जिंदा रहते हुए ज़्यादा डायनासोर फॉसिल मिले भी नहीं थे। तो उनका हमेशा इस बारे में कहना था कि ये इनकंक्लूसिव और इनकम्प्लीट एविडेंस है। तो ये तो उनके जाने के बहुत टाइम बाद, उनके मरने के बहुत टाइम बाद हमें पता चला कार्बन डेटिंग से, डीएनए मैपिंग से कि डायनासोर्स की असल टाइमलाइन क्या थी और वो कितनी कंसिस्टेंट थी। हमें क्या, हमारे लिए तो हम सही हैं और विदेशी गलत, क्योंकि तुलसीदास जी का जन्म डार्विन से 200 साल पहले हुआ था, इसलिए तुलसीदास जी सही हैं और डार्विन गलत। यही नहीं, ही गोज ऑन टू से कि जीमेल भी एक 14 साल के इंडियन लड़के ने इन्वेंट किया था। सुनिए। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। जीमेल को बनाने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। कहां का? भारत का। लेकिन जीमेल कंपनी को गूगल ने हायर कर लिया तो गूगल अमेरिका की कंपनी है, तो उसने अपना नाम दे दिया।
तो आज भी गूगल पे सर्च करोगे जीमेल के आविष्कार कौन, तो भारत का नाम आएगा, पीछे से अपना भी चिपका दिया है। तो गूगल पे सर्च क्यों करेंगे जब उन्होंने हमारा चुरा लिया सब कुछ? तो थोड़ा तो दिमाग लगाते बाबा जी। और अध कचरे ज्ञान आधे अधूरे ज्ञान का यही नुकसान होता है। जीमेल नहीं, ईमेल। ईमेल एज अ होल का इन्वेंशन ऐसा बताया जाता है, ऐसा क्लेम किया जाता है कि एक 14 साल के इंडियन अमेरिकन यानी इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन लड़के ने, बच्चे ने, जिसका नाम था शिवा अय्यादुराई, उसने किया था। ये अभी तक डिस्प्यूटेड है कि क्या सच में शिवा अय्यादुराई ने ही ईमेल एज अ सिस्टम, ईमेल एज अ होल को इन्वेंट किया था, या सिर्फ ईमेल वर्ड को उन्होंने इन्वेंट किया था, या ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने इन्वेंट किया था। नॉनदलेस, पर जब भी ऐसा कुछ क्लेम होता है हमें दिखता है कि साथ में इंडियन लगा हुआ है, भले वो इंडो अमेरिकन हो, इंडो कैनेडियन हो, या किसी भी तरह का इंडियन हो, भले ही वो जिसका संबंध इंडिया से कोई ना हो, पर हम उनको क्लेम करने में सबसे आगे रहते हैं। पर जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसका सोर्स क्या है क्या नहीं है, वो हमें उससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता। एज लॉन्ग एज इट्स इंडियन इट्स परफेक्ट, एज लॉन्ग एज इट्स विदेशी इट्स नॉट गुड, उसका बहिष्कार करो। जैसे ये बच्चा हाफ इंडियन या इंडियन ओरिजिन का है, जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडियन ओरिजिन के हैं, तो वो इंडियन उनको नहीं कहा जा सकता। बट एनीवे, ऐसा आधा अधूरा ज्ञान इन बाबा लोगों को है, तो आप इनकी बातों में मत आइए। कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान देते हुए मिलेंगे, जबकि इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये बाबा जी, सेम बाबा जी, ऐसे बहुत से अनोखे झूठे क्लेम करते रहते हैं। जैसे एक और क्लेम है कि फर्स्ट सनराइज कहाँ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले सूर्य कहाँ पर अर्थ पर उगता है, तो आपका जवाब क्या होगा? इनका जवाब है भारत। और ये भी कोइंसिडेंटली एक बच्चे ने पूछा कि फर्स्ट सनराइज कहाँ होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, ये फंस गया। हाँ, इस तरफ आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है, मणिपुर के आगे क्या है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा बाबा जी ने मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में। सही कहा बच्चे ने कि जापान में ही सबसे पहले सूर्योदय होता है। उसने गूगल से पढ़ा है, उसने इंटरनेट से पढ़ा है, पर बाबा जी ने उसको भी झुटला कर बोला नहीं, भारत में होता है और कहीं हो ही नहीं सकता। जो भी होता है सब कुछ अच्छा वो भारत में होता है और किसी देश में कुछ हो ही नहीं सकता। अरे ये तो बताओ कि हर चीज़ इंडिया में ही होनी ज़रूरी है क्या? कोई चीज़ तो आप किसी दूसरे देशों को दे दो कि उन्होंने भी कुछ किया हो, वो भी वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी बुद्धिमान लोग रहते हैं, शायद उन्होंने कुछ इन्वेंट कर लिया हो गलती से। पर यूजुअली इन बाबा लोगों का ऐसा ही है, ज्ञान होना हो, अहंकार पूरा है और मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस लपेट कर वो उस ज्ञान को पूरे अहंकार के साथ, पूरे बदतमीजी के साथ आपको परोसते हैं और लोग तालियां बजाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रील में एक महिला एक बहुत ही लॉजिकल प्रश्न पूछ रही है कि भगवान को क्या आपने कभी सुना है? जो आप बोल रहे हैं वो हम कैसे मान लें कि वो भगवान की वाणी है? तो देखिए कि बाबा जी क्या जवाब दे रहे हैं। किसी ने सुना तो नहीं है ना? भगवान कृष्ण गीता में 18वें अध्याय में कह रहे हैं भगवान। एक मिनट, ये सिर्फ आपने बुक प्रिंटेड पढ़ा है, किसी ने पर्सनली सुना है भगवान को? पर्सनली किसी ने भी नहीं सुना है। जिस तरह से 2+2 4 आपने अपने टीचर से सुना, उन्होंने अपने टीचर से सुना, हमने अपने गुरुदेव से सुना। तो गुरुदेव किसी भी सवाल को घुमाकर उसका एक लॉजिकल फैलेसी या फॉल्स इक्विवेलेंसी देना कि आप 2+2 4 होता है, आपको कैसे पता 2+2 4 होता है? ये बहुत आसान है। कोई भी दो चीज़ें लीजिए और दो चीज़ें लीजिए, आपस में उनको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, 2+2 4 होता है। बहुत आसान है उसको प्रूव करना। पर क्या जब हमने प्रूव कर दिया कि 2+2 4 होता है, तो क्या अब ये बाबा जी प्रूव कर सकते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है? उसका कोई प्रूफ इनके पास है एक किताब के अलावा, वेदों और स्क्रिप्चर्स के अलावा? ये सिंपली साइंटिफिक या फिजिकल नॉलेज को बिल्कुल झुटला रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं और उसको छोटा साबित कर रहे हैं, जो आमतौर पर इन बाबा लोगों का बहुत कॉमन टैक्टिक होता है। आपको साइंस या साइंटिफिक इंटेलेक्ट से इतना दूर लेकर चले जाना कि आप साइंस की बिल्कुल बात ना करें और जो भी ये कहें उसको चुपचाप मान लें, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी लॉजिकल थिंकिंग के, बस उसको मान लीजिए।
जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो किसी एक किताब में लिखा है। किसी एक धर्म की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, ना ही हम किसी धर्म विशेष पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं। किसी भी धर्म के जो बाबा लोग हैं वो हमेशा एक बुक को रेफरेंस मानते हैं और उसको सर्वोपरि मानते हैं कि इसमें लिखा है तो बिल्कुल सत्य है, इसी को आपको मानना पड़ेगा। पर उसमें लिखा है वो सत्य है, वो कैसे प्रूव होगा? तो ये वही फिलॉसफी है कि जानो मत मानो, जो तुम्हें कहा जा रहा है उसे चुपचाप मान लो। हमने प्रभुपाद से सुना, जैसे स्कूल में जाते हैं तो टीचर सिखा रहे हैं 2 + 2 4। सुनने कृष्ण आप अपने टीचर से अभी कभी आपका हमने पूछा कितना डिफेंसिव हो रहे हैं आप, ये देखिए कितना ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। 2 + 2 = 4 व्हाट इज द प्रूफ दिस इज उसी बात पर अटके ए। टीचर ने कभी जवाब दिया ना, आपने पूछा ना कभी वो जवाब दें, क्योंकि आपके टीचर गलत थे, वो आपको जवाब नहीं दे पाए, इसलिए आपको अधूरा ज्ञान मिला। बट अगर आप अच्छे टीचर्स के पास जाते, अगर आप हमारे चैनल को के वीडियोस को देखते, अगर आप छोटे होते तो और या स्टूडेंट होते तो आपको पता चल जाता कि लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, 2 + 2 4 कैसे होता है, दुनिया में सब कुछ जो हो रहा है वो किस तरह से होता है, उसका लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न क्या है, वो आपको पता चल जाता। बट ये तो अंधा ज्ञान हुआ ना फिर। हाँ, तो इसका मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो भी अंधा ज्ञान है। स्कूल की बात नहीं है, आपने कहा कि जो आपके गुरु ने बताया। स्कूल की बात ही है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में आप विश्वास कैसे कर लिए कि 2 + 2 4 होता है? आप कैसे मान लिए ABCDEFGHIJKLMNO है? आपने कैसे विश्वास कर लिया? तो लास्ट तक आपने देखा कि बाबा जी इतना डिफेंसिव हो गए कि कहने लगे कि हमारा ज्ञान बेकार है तो सबका ज्ञान बेकार है। मतलब अगर हम पर आप उंगली उठाओगे तो हम सब पर उंगली उठाएंगे, सब बेकार है अगर हमारा ज्ञान बेकार है तो जवाब देते उनको नहीं बना। जो प्रश्न पूछने वाली महिला जो भी थी, रियली गुड क्वेश्चनिंग, टू द पॉइंट क्वेश्चनिंग, जो अक्सर देखने में नहीं आता, लोग नहीं कर पाते। टू द पॉइंट क्वेश्चनिंग, बिना डरे, बिना उनसे इंटिमिडेट हुए, बिना तालियों की आवाज़ को कंसिडर किए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर खैर ये ऐसे तो ये बाबा खुद पढ़े लिखे नहीं होते, बट आपको बिना पढ़े लिखे परीक्षा में पास होने का नुस्खा, परीक्षा में पास होने का टोटका बता रहे हैं। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। इस तरह का ज्ञान ये सालों से चिपका रहे हैं लोगों को। तो जब इस तरह का ज्ञान दिया करते थे तब उस समय पर इंटरनेट नहीं था, लोग इतना अवेयर नहीं थे, लॉजिकल नहीं थे। पर अब इंटरनेट है, लोग क्षण में देख लेते हैं कि क्या सत्य है क्या नहीं है, वो खुद परख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, इस तरह के अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। अब इस तरह की ठगी करना, इस तरह की बकवास करना बहुत मुश्किल है, होता जा रहा है, और हम इसको दिन ब दिन और मुश्किल करेंगे इस तरह के वीडियोस बना कर। उस समय पर जो ये बाबा लोग बोलते थे, वो लोग डर के मारे या शर्मिंदगी के मारे या सोसाइटल प्रेशर में, पीयर प्रेशर में मान लिया करते थे। बट अब ऐसा मानने की, इस तरह की बकवास को मानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इंटरनेट पर चर्चा थी कि शायद इनका खुद का बेटा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है। आई शुडंट लाफ, बट और ये बहुत ही दुखद बात है कि अपने पिता के अधूरे ज्ञान की वजह से बच्चा फ़ेल हो गया। बट कितना सही है ये र्यूमर मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, बट ऐसी बकवास बातें करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको बाबा जी का चैलेंज मिला? नहीं तो अभी इन्हें सुन लीजिए। नास्तिक बोला, जिस दिन साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी के अंदर आम का बीज बना देंगे उस दिन हम मानेंगे भगवान नहीं है, साइंटिस्ट ही भगवान है। ये मास्टरपीस, आम का बीज मिट्टी में डालो, कोई लेबोरेटरी भी नहीं, मिट्टी में डाला, पानी डाला, वहीं से पेड़ उगता है, पेड़ में बहुत सारे आम, आम में बहुत सारे आम के अंदर फिर से बीज, बीज के अंदर फिर बहुत सारे पेड़, पेड़ के अंदर फिर बहुत सारे आम। ऐसा मास्टरपीस कोई हमने लेबोरेटरी बना के दिखा दे। आप देखो जो नारियल पानी होता है, नारियल पानी के आसपास जो पानी हो नमकीन है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, ये पानी ऊपर कैसे पहुंचता है? मोटर किसने लगाई? तेरे पिताजी लगाई नास्तिक। और वो नमकीन पानी ऊपर पहुंचा, नारियल पानी मीठा पानी होता है, वो नमक किसने निकाला? चीनी किसने डाली? तेरे पिताजी डाली। तो इसे ये सब दिखा कर साइंस पढ़ा दोगे ना उसको अगर अच्छे से, आप उसी में साबित हो जाएगा कि भगवान है। यस, बदतमीजी देख रहे हैं आप इनकी कि तेरे पिताजी ने डाली। इनकी भाषा किसी भी तरीके से एक साधु की नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी इनके काफ़ी नॉनसेंस को कवर किया है। तो ये इनकी भाषा कहीं से भी किसी एक साधु की, दीर्घ गंभीर संत की नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ करते हैं। जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते उनको गालियाँ तक देते हैं, कई जगह पर ऐसा सुनने में आया है। बट एनीवे, अभी इनकी बात पर टू द पॉइंट आंसर करते हैं। ये कर दोगे तो मान जाऊंगा, वो कर दोगे तो मान जाऊंगा। बचपन में हम करते थे और उसका कोई मीनिंग होता नहीं था, पर
शायद ये बड़े हुए ही नहीं। बिना बीज के आम या किसी भी पौधे या किसी भी पेड़ को हम बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन यानी 2 सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को अगर फ्यूज़ कर दिया जाए तो उनसे नया दूसरी सेल बनकर और ग्रोथ हो सकती है। तो या टिश्यू कल्चर में अगर आप एक छोटे से लीफ के पार्ट को या किसी भी चीज़ को लेंगे तो बिना बीज के भी आप प्लांट उगा सकते हैं। और देखा जाए तो ये लाखों सालों के एवोल्यूशन से आम और नारियल के पेड़ जो डेवलप हुए, आप और हम बने और इतनी सारी स्पीशीज़ बनी, उसका क्लेम, उसका क्रेडिट ये खुद कैसे ले रहे हैं? ये तो ऐसे बोल रहे हैं इतना बदतमीज़ी से कि जैसे इन्होंने ही सब कुछ बनाया, इन्होंने ही नारियल के पानी में शुगर डाली, इन्होंने ही आम के बीज से आम बनाए अपनी जादुई शक्तियों से। ये कैसे प्रूव हो गया कि ये सब किसी क्रिएटर ने बनाया, कि आम के बीज से आम का पेड़ और उसमें आम, या नारियल के पानी को किसी क्रिएटर ने बनाया, उसको नारियल के पानी को नारियल में किसी ने डाला? ये कैसे प्रूव हो गया? ये तो बिल्कुल भी प्रूफ इस सब बातों से नहीं होता है। जिस भी चीज़ का मैकेनिज़्म हमें नहीं पता होता, ये हमने पहले के एपिसोड में बात की थी, हम उसे बोल देते हैं कि अगर हमें नहीं पता किसी चीज़ का मैकेनिज़्म तो ये भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो एक गॉड ऑफ द गैप्स का फिनोमिनन है कि जो भी चीज़ हमें नहीं पता या नहीं पता थी उसको हम भगवान का नाम दे देते थे कि ये किसी ने तो बनाई ही होगी, अगर हमें नहीं। एक और इनकी वीडियो पे हम बात करते हैं जिसमें बोल रहे हैं कि जो गोरे लोग होते हैं, जो सुंदर लोग होते हैं, वो स्वर्ग से आते हैं और बाकी सब लोग आते हैं नर्क से। ज्यादातर जो है जो सुंदर खूबसूरत लोग होते हैं ये स्वर्ग से ही गिरे होते हैं ये। और जितने बदसूरत हैं, गरीब हैं, शरीर में कष्ट हैं, ये नरकों से आ रहे होते हैं। जो स्वर्ग वाले हैं उनका जो थोड़ा कुछ अवशेष बच जाता है पुण्य का, उसकी वजह से आज वो थोड़े से सुंदर दिख रहे हैं, थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा सा हैंडसम, हंकी, खूबसूरत, ढिंचक, तो थोड़ा वो काम करेंगे, ये भुगत करके फिर ये नीचे जाते हैं। जो नरकों से आ रहे होते हैं वो थोड़े नरकों की जो। तो ये हैं हमारे गुरु, ये हैं हमारे बाबा, ये बताएंगे हमें सत्य का रास्ता, ये हमें बताएंगे कैसे अपने मन को शांत रखना चाहिए, कैसे आपको सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। इस तरह की भाषा बोलकर, इस तरह का एटीट्यूड रखकर ये आपको बताएंगे कि कैसे आपको जीवन जीना चाहिए। ये एलिटिस्ट माइंडसेट की ही हम बात कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं और तुम बुरे हो, हम स्वर्ग से आए हैं और तुम नर्क से आए हो, और हमने जो किताब पढ़ी है उसमें जो लिखा हुआ है उस हिसाब से तुम ख़राब हो और हम अच्छे हैं। जैसे मैंने कहा कि आज के डे एंड एज में इस तरह की बातें करना इनको शोभा नहीं देता। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वेल नोन फैक्ट है। हमें ये मेक श्योर करना होगा कि इस तरह का जो अध कचरा ज्ञान है, इस तरह का जो सड़ा गला पुराना ज्ञान है, वो आगे हम परपेचुएट ना करें अपने बच्चों में, अपने आगे की जनरेशन में। ये हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने इस सीरीज़ के पुराने वीडियोस, यानी ये एपिसोड 4 है, और अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, यहाँ पर आप क्लिक करके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ पसंद आए, हमारा कॉन्टेंट पसंद आया, तो I'll request you to subscribe, like this video, share it with your friends and family so that everybody get to know कि ये इस तरह का चैनल भी कोई है, क्योंकि हमारे चैनल की अभी रीच बहुत कम है, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ यहाँ पर क्लिक करके इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया, हमारा काम पसंद आया। और अगर आप और इस सीरीज़ के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट्स में बताइए। मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।